सभी को नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों चलिए हम शिक्षा मनोविज्ञान की चौथी यूनिट के बारे में आज हम बात कर लेते हैं। 3 यूनिट हमने ऑलरेडी करा चुके हैं यूट्यूब चैनल पर, उनको भी जाकर के आप देखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन तीनों यूनिट्स की लिंक दी गई है, आप लोग उनको ज़रूर जा कर के देखिए। और आज चौथी यूनिट के बारे में बात करते हैं, व्यक्तित्व, व्यक्तिगत विभिन्नताएँ और विविध अधिगमकर्ता कौन कौन थे। शुरुआत से पढ़ रहे हैं हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान, जो वंदना जादौन के ये हस्तलिखित नोट्स हैं क्लास के, आप ज़रूर देखिएगा, आपके लिए ये नोट्स बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। शुरू करते हैं। पर्सनैलिटी क्या है, तो व्यक्तित्व की बात करते हैं। एक लैटिन भाषा का शब्द है जो पर्सोना से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मुखौटा या नकली चेहरा। प्राचीन समय में बाह्य रूपरेखा के आधार पर व्यक्तित्व को परिभाषित किया जाता था, लेकिन आज परिभाषा बदल चुकी है। वर्तमान समय में बाह्य और आंतरिक गुणों के समावेश को व्यक्तित्व कहा जाता है। अल्फोर्ड के अनुसार व्यक्तित्व उन मनोदेहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन स्थापित कर लेता है, वो व्यक्तित्व कहलाता है। मनोदेहिक का मतलब होता है आंतरिक और बाह्य परिस्थितियों से, गत्यात्मक का मतलब होता है परिवर्तनशील, और अपूर्व का मतलब होता है जो पहले कभी नहीं हुआ हो। वैलेंटाइन के अनुसार व्यक्तित्व जन्मजात व अर्जित प्रवृत्तियों का योग होता है। नोट में देखिएगा, व्यक्तित्व पर वंशानुक्रम व वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। वुडवर्थ ने कहा कि व्यक्तित्व व्यक्ति की संपूर्ण गुणात्मकता होती है, ये वुडवर्थ साहब ने कहा था। अब व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया गया था, उसके प्रमुख सिद्धांत दिए गए थे वर्गीकरण के। तो देखिए, पहला है पाश्चात्य दृष्टिकोण से व्यक्तित्व कितने प्रकार का होता है। पहला है हिप्पोक्रेटस के अनुसार। तो व्यक्तित्व का सबसे पहला व प्राचीनतम वर्गीकरण ग्रीक चिकित्सा शास्त्री हिप्पोक्रेटस ने अपनी पुस्तक नेचर ऑफ मैन के अंतर्गत किया था, और इन्होंने स्वभाव के आधार पर व्यक्तित्व को 4 भागों में बांटा था। किसने? हिप्पोक्रेटस साहब ने। पहला बताया उन्होंने काला पित्त, जिसके अंतर्गत उदासी, हताशी व निराशावादी इस प्रकार के लोग आते हैं। पीला पित्त के अंतर्गत क्रोधी लोग, चिड़चिड़ापन वाले लोग और गुस्सैल लोग आते हैं। रक्त प्रधान व्यक्तित्व के अंतर्गत खुश मिजाज, प्रसन्नचित्त और आशावादी लोग आते हैं। और बफ प्रधान जो व्यक्तित्व होता है उसके अंतर्गत विरक्त और भावशून्य आदि लोग आते हैं। उसके बाद क्रेचमर ने भी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया, और उसके अनुसार उन्होंने शारीरिक संरचना के आधार पर वर्गीकरण किया था व्यक्तित्व का। पहला बताया उन्होंने स्थूलकाय व्यक्तित्व, जिसके अंतर्गत नाटे व्यक्ति आते हैं जिनको हम पिकनिक बोलते हैं, पिकनिक वर्गीकरण। दूसरा होता है सुडोलकाय व्यक्तित्व वर्गीकरण, जिसमें खिलाड़ी प्रवृत्ति के लोग आते हैं जैसे एथलेटिक्स। उसके बाद क्षीणकाय व्यक्तित्व, जिसके अंतर्गत दुर्बल शरीर वाले आते हैं, उनको हम एस्थेनिक बोलते हैं। उसके बाद मिश्रित व्यक्तित्व, जिसमें मिले जुले लोग होते हैं, जिसको हम डिस्प्लास्टिक कहते हैं। उसके बाद शेल्डन के अनुसार भी, शेल्डन ने शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया, जो 3 प्रकार का है। पहला है गोलाकार, और उसको बोलते हैं एंडोमॉर्फिक, जिसमें बेसेरोटोनिया प्रकार के होते हैं। दूसरा है आयताकार, जिसमें मेसोफॉर्मिक कहा जाता है, इसमें सोमेटेटोनिया नामक लोग आते हैं। उसके बाद है तीसरा लंबाकार, जिसको एक्टोमॉर्फिक कहते हैं, जिसमें सेरी ब्रोटोनिया प्रकार के लोग आते हैं। उसके बाद स्प्रेंगर का व्यक्तित्व वर्गीकरण, इसमें इन्होंने समाजशास्त्रीय आधार पर व्यक्तित्व को 6 भागों में बांटा था। पहला है सैद्धांतिक प्रवृत्ति वाले, दूसरा राजनीतिक प्रवृत्ति वाले, तीसरा सामाजिक प्रवृत्ति वाले, चौथा है सौंदर्यात्मक प्रवृत्ति वाले, पांचवा है आर्थिक प्रवृत्ति वाले, और छठवां है धार्मिक प्रवृत्ति वाले। उसके बाद जुंग के अनुसार भी वर्गीकरण किया गया था। जुंग के द्वारा किया गया वर्गीकरण जो था वर्तमान समय में सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। उन्होंने मनोवैज्ञानिक आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था, और उन्होंने मुख्यतः 2 प्रकार के बताए थे, और तीसरा भी उन्होंने बताया था। पहला था अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति, दूसरा है
मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति, और तीसरा उन्होंने अन्य बताया था उभयमुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति, जिसमें अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों प्रकार के व्यक्ति आते हैं। उसके बाद भारतीय दृष्टिकोण पर बात करें तो इसमें 3 प्रकार के व्यक्तित्व बताए। पहला है सतोगुणी, जो ईश्वर और धर्म में विश्वास रखते हैं। दूसरा है रजोगुणी, जो कर्म में विश्वास रखते हैं। और तीसरा है तमोगुणी, जिसमें सुख प्राप्ति वाले व्यक्तियों को रखा जाता है। उसके बाद आधुनिक दृष्टिकोण से भी व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए। पहला है भावुक, दूसरा कर्मशील और तीसरा विचारशील। उचित व्यक्तित्व जो होता है एक संवेगी स्थिर अवस्था के अंतर्गत आता है। अब पढ़ेंगे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ से ज़्यादा बनते हैं। पहला है, बात करने वाले हम कि व्यक्तित्व मापन की विधियाँ कौन कौन सी। तो 2 प्रकार की विधियाँ थी। पहली थी प्रक्षेपण या प्रक्षेपी विधि, दूसरी थी अप्रक्षेपी विधि या अन्य विधियाँ। प्रक्षेपी विधि के अंतर्गत यहाँ पर कई प्रकार की आती हैं, जैसे TAT परीक्षण, CAT परीक्षण, IBT परीक्षण, SCT परीक्षण, FWAT परीक्षण और PFT परीक्षण, खेल व नाटक विधि। उसके बाद अप्रक्षेपी विधियों के अंतर्गत 2 भागों में बांटा गया था। पहला आत्मनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ विधियाँ, जिसमें आत्मकथा विधि, व्यक्ति इतिहास विधि, तीसरी प्रश्नावली विधि और चौथी साक्षात्कार विधि आती है। और अप्रक्षेपी को दूसरा भाग है वस्तुनिष्ठ विधियाँ, जिसमें निरीक्षण विधि, समाजमिति विधि, क्रम निर्धारित विधि और शारीरिक परीक्षण विधि। अब इनके बारे में जरा विस्तार से बात करते हैं। तो पहली प्रक्षेपण विधि। प्रक्षेपण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सिगमंड फ्राइड ने किया था। याद रख लें आप लोग कि प्रक्षेपण शब्द का सबसे पहले प्रयोग सिगमंड फ्राइड ने किया था, जिसका अर्थ होता है अपनी बातों, विचारों या मानसिक अनुभवों को स्वयं ने बताकर किसी अन्य उद्दीपक या पदार्थ के माध्यम से अभिव्यक्त करना प्रक्षेपण कहलाता है। और प्रक्षेपण विधियों के माध्यम से अचेतन मन की बातों का पता लगाया जाता है। अब बात करते हैं हम TAT परीक्षण यानी प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। इसका दूसरा नाम कथा प्रसंग परीक्षण या विषय आत्मबोधन परीक्षण। अंग्रेजी में इसका नाम याद रखें, थीमेटिक एपरसेप्टेंस सेप्शन टेस्ट, एपियरसेप्शन टेस्ट। इसको मॉर्गन व मोरे के द्वारा दिया गया था 1935 ईस्वी के अंतर्गत। उन्होंने इस परीक्षण के अंतर्गत कुल 31 कार्ड लिए थे, जिनमें 30 कार्डों पर चित्र बनाए थे और 1 कार्ड खाली रखा गया था। तो याद रखें, ठीक है। इस परीक्षण में 10 कार्डों पर पुरुषों के चित्र बनाए, 10 कार्डों पर स्त्रियों के बनाए और 10 कार्डों पर स्त्री और पुरुष दोनों से संबंधित चित्र बनाए और 1 कार्ड उन्होंने खाली रखा था। व्यक्ति को चित्र दिखा करके कहानी लिखने को कहा जाता है। इस विधि के अंतर्गत कम से कम 20 चित्रों पर कहानी लिखवाई जाती है। प्रत्येक चित्र अलग अलग स्थिति को प्रदर्शित करता है। यह परीक्षण व्यक्तिगत व सामूहिक दोनों रूपों में प्रयोग किया जाता है तथा 14 वर्ष से अधिक आयु वालों के लिए विशेष उपयोगी होता है। कौन सा? TAT परीक्षण। उसके बाद में बात करते हैं हम बाल संप्रत्य परीक्षण, दूसरी विधि है प्रक्षेपी की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये विधियाँ। CAT परीक्षण यानी चिल्ड्रन एपियरसेप्शन टेस्ट। इसको लियोपोल्ड बेलोक के द्वारा बनाया गया था। यह प्रतिपादित किया 1948 ईस्वी के अंतर्गत, लेकिन इसका जो विकास किया गया था डॉक्टर अर्नेस्ट क्रिस के द्वारा। इस परीक्षण में 10 कार्डों पर जानवरों के चित्र बनाए गए। बालक को चित्र दिखा करके कहानी लिखने को कहा जाता है। यह परीक्षण भी व्यक्तिगत व सामूहिक दोनों रूपों में किया जाता है तथा 3 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष के बालकों के लिए यह परीक्षण बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है या उपयोगी है। तीसरी विधि आती है रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण, जिसको IBT कहते हैं, इंक ब्लॉट टेस्ट। इस विधि का प्रतिपादन हरमन रोरसा ने 1921 ईस्वी में किया था। इस परीक्षण में 10 कार्डों पर स्याही के धब्बे बने होते हैं, 5 कार्डों पर काले व सफ़ेद और 5 कार्डों पर विभिन्न रंगों के धब्बे बने होते हैं। बालक को धब्बा दिखा करके आकृति के बारे में पूछ लिया जाता है। यह परीक्षण व्यक्तिगत रूप से किसी भी आयु वर्ग पर प्रयोग किया जा सकता है। उसके बाद चौथी प्रक्षेपण विधि है वाक्य पूर्ति परीक्षण यानी सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। इसका निर्माण 1930 ईस्वी में किया गया था और इसका विकास पाइन एवं
टेंडलर के द्वारा किया गया। इस परीक्षण में अधूरे वाक्यों को पूरा करने को कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए, मैं बहुत खुश होता जब, अब वाक्य को पूरा करने के लिए सेंटेंस दिया गया है, माता पिता के साथ रहने पर। दूसरा उदाहरण, जब मैं कक्षा में पढ़ाई करता तब मेरा ध्यान पढ़ाई पर होता। पांचवी विधि आती है FWAT यानी स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण। इसका निर्माण गाल्टन के द्वारा 1879 ईस्वी के अंतर्गत किया गया था। इस परीक्षण द्वारा व्यक्तित्व मापन के अलावा कई मानसिक रोगों का इलाज भी किया जाता है FWAT द्वारा। उसके बाद छठवीं प्रक्षेपण विधि है चित्रकुंठा परीक्षण यानी पिक्चर फ्रस्ट्रेशन टेस्ट, और इसका निर्माण रोजेनबिग के द्वारा 1949 ईस्वी में किया गया। इस परीक्षण में 24 कार्टून वाले चित्र होते हैं जो कुंठा को प्रदर्शित करते हैं। बालक इन चित्रों को देख करके प्रतिक्रिया व्यक्त करता है और उसकी प्रतिक्रिया के माध्यम से उसके व्यक्तित्व का पता लगाया जाता है। उसके बाद सातवीं प्रक्षेपी विधि है खेल व नाटक विधि, जिसके समर्थक थे मोरेनो साहब। इस विधि में बालक की अभिव्यक्ति के माध्यम से उसके अचेतन मन की बातों का पता लगा करके व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। अब बात करते हैं अप्रक्षेपी विधियों की। तो अप्रक्षेपी विधियों को बताया मैंने कि दो भागों में बांटा गया। पहला तो है आत्मनिष्ठ या व्यक्तित्वनिष्ठ विधियाँ, और इसके अंतर्गत भी पहली विधि है आत्मकथा विधि या अंतर्दर्शन विधि। इस विधि का निर्माण विलियम वुंट व उनके शिष्य टिचनर के द्वारा किया गया। यह एक प्राचीनतम विधि है। इसमें व्यक्ति स्वयं के बारे में लिखता है। वैज्ञानिक विधि नहीं होने के कारण आज इसका प्रयोग बहुत कम लिया जाता है। किसका? आत्मकथा विधि का। दूसरी है व्यक्ति इतिहास विधि, जिसे केस स्टडी कहते हैं, और इसका जो प्रतिपादन किया वो टाइडमैन के द्वारा किया गया। इस विधि में निदानात्मक अध्ययनों की सर्वश्रेष्ठ विधि होती है, जिसमें व्यक्तिगत इतिहास के बारे में लिखा जाता है। असामान्य बालकों के निदान की सर्वश्रेष्ठ विधि है व्यक्ति इतिहास विधि, केस स्टडी। समस्या के कारण जो जानना है वो निदान कहलाता है। समस्या के कारण को जानना क्या कहलाता है? निदान कहलाता है, जो मनोविज्ञान की सहायता से किया जाता है। कारण को दूर करना उपचार कहलाता है, जो कि शिक्षा की सहायता से किया जाता है, और बिना निदान के उपचार संभव नहीं है। यह इस विधि के अंतर्गत बताया गया। अगली तीसरी विधि है प्रश्नावली विधि या व्यक्तित्व अनुसूची या कागज पेंसिल विधि। सर्वप्रथम वुडवर्थ ने पेंसिल डाटा इन्वेंटरी का निर्माण किया। प्रश्नावली में आमने सामने होना जरूरी नहीं होता। इसमें उत्तर के रूप में दो विकल्प होते हैं, हाँ या ना। तीन विकल्प भी हो सकते हैं, हाँ, ना या कभी कभी। नोट याद रखें, इस विधि में मापनी में 5 विकल्प होते हैं। पहला है प्रश्नावली के प्रकार, जिसमें बंद या प्रतिबंधित प्रश्नावली होती है। इसके अंतर्गत प्रश्नों के उत्तर हाँ अथवा ना या फिर किसी एक विकल्प का चयन करने के लिए देने होते हैं। दूसरी है खुली या अप्रतिबंधित प्रश्नावली। इसमें प्रश्नों के उत्तर स्वतंत्रता पूर्वक व विस्तार पूर्वक देने होते हैं। तीसरी है चित्रित प्रश्नावली। इसमें चित्रों के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। और चौथी है मिश्रित प्रश्नावली। इसमें उपरोक्त सभी का मिला जुला हुआ रूप होता है। पांचवी है अब बात करते हैं चौथी साक्षात्कार विधि क्या है अप्रक्षेपी विधि में पहले वाक्य की। तो इसकी शुरुआत अमेरिका में हुई थी। किसकी? साक्षात्कार विधि की, इंटरव्यू मेथड। साक्षात्कार में आमने सामने होना जरूरी होता है। इसमें प्रश्नों का कोई बंधन नहीं होता और न ही कोई समय सीमा निश्चित होती है। साक्षात्कार को वार्तालाप का एक रूप माना जाता है। साक्षात्कार के प्रकारों की बात करते हैं तो देखिएगा प्रश्न काफ़ी यहाँ से बनते हैं। ये DLED जो है शिक्षा मनोविज्ञान, DLED या VSTC BEd के अंतर्गत भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। हम पूरा सिलेबस पढ़ते हैं, तो जिसने भी DLED या BEd की है उस भाई के लिए तो पता है, ढंग से क्लास ली होगी कॉलेज जा कर के, तो आप लोग यहाँ भी पढ़ सकते हैं, पूरा सिलेबस है उसका। तो साक्षात्कार के प्रकारों की बात करते तो पहला आता है निर्देशित साक्षात्कार। इसमें प्रश्नों की भाषा, समय, तरीका आदि पहले से ही निश्चित होता है और यह सुनियोजित तरीके से लिए जाने वाला साक्षात्कार होता है। दूसरा है साक्षात्कार अनिर्देशित होता है। इसमें गहन, निदानात्मक व केंद्रित साक्षात्कार भी कहते हैं। इसमें कुछ भी पहले से निश्चित नहीं होता है और इसकी प्रवृत्ति बहुत ही लचीली होती है। इसमें साक्षात्कारकर्ता जो होता है प्रत्यक्ष
जो होती है प्रत्यक्षी, उसको उन्मुक्त अभिव्यक्त प्रकार के अवसर प्रदान करता है। और तीसरा प्रकार है साक्षात्कार का समाहारक साक्षात्कार। इसमें उपरोक्त दोनों का मिला जुला हुआ रूप और साक्षात्कार की सर्वश्रेष्ठ और वैध विधि होती है, समाहारक साक्षात्कार। उसके बाद में दूसरी विधि है अप्रक्षेपी की वस्तुनिष्ठ विधियाँ, और इसका पहला भाग है निरीक्षण विधि या बहिर्दर्शन विधि या सार्वभौमिक विधि, और इसका निर्माण जो किया था या प्रतिपादन वाटसन साहब ने किया। इस विधि में सामने वाले व्यक्ति के व्यवहार का भिन्न भिन्न परिस्थितियों में अध्ययन करके निष्कर्ष निकाला जाता है कि विषय का व्यक्तित्व कैसा होता है। उसके बाद पांचवी विधि है दूसरी विधि समाजमिति विधि, और इसका प्रतिपादन J.L. मोरेनो के द्वारा किया। इस विधि में व्यक्ति की सामाजिकता के बारे में समाज के व्यक्तियों से जानकारी लेकर के निष्कर्ष निकाला जाता है और विषय का व्यक्तित्व कैसा है ये पता लगाया जाता है। उसके बाद क्रम निर्धारण मापनी विधि या रेटिंग स्केल मेथड। इस दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास थर्स्टन व लिंकर्ट के द्वारा किया गया था। इस परीक्षण में क्रम निर्धारित मापनी से आंकड़े रख करके निष्कर्ष निकाला जाता है कि विषय का व्यक्तित्व कैसा है। उसके बाद में चौथी है शारीरिक परीक्षण, और इस परीक्षण में व्यक्ति की शारीरिक जांच करके निष्कर्ष निकाला जाता है कि निर्धारित व्यक्ति के लिए वह स्वस्थ है या नहीं। व्यक्तित्व के शील गुण कौन कौन से हैं उनकी बात करते हैं हम आगे। व्यक्ति के व्यक्तित्व की विशेषताओं को शील गुण कहा जाता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व की विशेषताओं को शील गुण कहा जाता है, जैसे ईमानदारी, आत्मविश्वास, विनम्रता, विश्वसनीयता, व्यावहारिकता, परोपकारिता, सहानुभूति, संयम, संतुलन आदि ये व्यक्ति के शील गुण होते हैं। शील गुण की परिभाषा गिलफोर्ड के अनुसार क्या है, देखिए। व्यक्तित्व व्यक्ति के शील गुणों का संगठनात्मक प्रतिरूप होता है। क्रैच एवं क्रचफील्ड के अनुसार बात करते हैं तो व्यक्तित्व शील गुण व्यक्ति की वे स्थायी विशेषताएं हैं जिनके द्वारा वह विभिन्न परिस्थितियों में एक जैसा व्यवहार करता है। आल्फोर्ड ने भी बताया कि आल्फोर्ड ने 17,593 में शील गुणों का नामांकन किया और इन्होंने शील गुणों को 3 भागों में बताया। किन्होंने? आल्फोर्ड साहब ने। पहला है कॉर्डिनल शील गुण। ये शील गुण इतने प्रबल होते हैं कि जिनके द्वारा व्यक्ति का नाम जाना जाता है, जैसे सत्य अहिंसा। तो सत्य अहिंसा के प्रवर्तक कौन थे? महात्मा गांधी। ये कॉर्डिनल शील गुण होते हैं। दूसरा है केंद्रीय शील गुण। ये शील गुण व्यक्तित्व निर्माण की ईंटें होती हैं, जैसे परोपकारिता, विनम्रता, व्यावहारिकता और सामाजिकता जैसे गुण आते हैं। और तीसरा है गौण शील गुण, जिसमें ये शील गुण बहुत ही कम महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे पहनावा, हेयर स्टाइल, ढालचाल आदि। कैटल के अनुसार शील गुणों की बात करते हैं तो कैटल ने 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली का निर्माण किया था। सबसे पहले 16 PF जिसको बोलते हैं, यानी कि 16 पर्सनालिटी फैक्टर, 16 पर्सनालिटी फैक्टर का निर्माण किया कैटल साहब ने सबसे पहले। और इसके अंतर्गत उन्होंने 16 शील गुणों की चर्चा की। इनमें से एक शील गुण बुद्धि है और बाकी के 15 अन्य शील गुण हैं। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बुद्धि है। उसके बाद आईजेनिक के अनुसार, आईजेनिक या आईजेंक, इसके द्वारा आईजेंक की व्यक्तित्व प्रश्नावली का निर्माण हुआ, इसे EPQ कहते हैं। आईजेंक पर्सनैलिटी क्वेश्चंस। इसके अंतर्गत उन्होंने व्यक्तित्व की 3 दशाओं का निर्माण किया या वर्णन किया जो द्विमुखी हैं। जैसे पहला है अंतर्मुखता, बहिर्मुखता, दूसरी है स्थिरता, अस्थिरता, और तीसरी है मनोविक्षिप्तता या आवेग नियंत्रण। और मनोविक्षिप्तता के अर्थ याद रखें, पागल होता है। उसके बाद कोस्टा व मैकेक्रे के अनुसार इन्होंने बिग ऑफ 5 मॉडल का निर्माण किया। किसने? याद रखें, कोस्टा एवं मैकेक्रे साहब ने बिग ऑफ 5 मॉडल। और इसके अंतर्गत शील गुणों की चर्चा की। और इसके 5 मॉडल देखिए। पहला है बहिर्मुखता, दूसरा है सहमति जन्यता, तीसरा है अंतःकरण की शुद्धता, चौथा है मन स्ताप, और 5वां है अनुभवों के प्रति खुलापन। मन स्ताप का अर्थ होता है पागलपन। उसके बाद व्यक्तिगत विभिन्नता, दूसरा पॉइंट आता है।
चौथी प्रश्नावली में इंडिविजुअल डिफरेंस। तो सर्वप्रथम व्यक्तित्व विभिन्नता का संप्रत्यय किसने दिया? गॉल्टन के द्वारा दिया गया। इनके अलावा टाइलर साहब, जेम्स ड्रेबर, कैटल, स्किनर आदि के द्वारा भी इस दिशा में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। और टाइलर के अनुसार व्यक्तित्व विभिन्नता की बात करते हैं तो शरीर के रूप, रंग, आकार, सीखने की गति, बुद्धि, स्मृति, उपलब्धि, रुचि, अभिरुचि आदि पक्षों में पाई जाने वाली विभिन्नता को व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। स्किनर साहब ने बताया कि व्यक्तित्व विभिन्नता के अंतर्गत व्यक्तित्व के वे समस्त पहलू आ जाते हैं जिनका मापन व मूल्यांकन किया जाता है या किया जा सकता है। स्किनर के अनुसार व्यक्तित्व विभिन्नता की विशेषताओं की बात करते हैं तो पहली है विभिन्नता या विचलनशीलता, जिसमें कोई भी दो शील गुण किसी भी दो व्यक्तियों में बिल्कुल भी समान नहीं होते, उनमें विभिन्नता पाई जाती है। दूसरा है प्रसामान्यता या प्रतिमानता, जब किसी भी एक समूह को शील गुणों के आधार पर मापा जाए तो बहुत कम व्यक्तियों में शील गुणों की मात्रा बहुत अधिक और किसी में बहुत कम पाई जाती है। अधिकांश व्यक्तियों में शील गुणों की मात्रा सामान्य होती है। तीसरा है बुद्धि की विभेदीय दर, शारीरिक वृद्धि में विभिन्नता पाई जाती है। चौथा है सीखने की विभेदीय दर, इसमें सीखने की दर में विभिन्नता पाई जाती है। पाँचवा है शील गुणों का परस्पर संबंध, इसके अनुसार शील गुण परस्पर संबंधित होते हैं, एक शील गुण दूसरे शील गुण को प्रभावित करता है। छठवां है वंशानुक्रम व वातावरण का प्रभाव, इसमें व्यक्तिगत विभिन्नता को वंशानुक्रम व वातावरण दोनों कारक प्रभावित करते हैं। आगे पढ़ते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता के स्तरीय पहलू। पहला शारीरिक स्तर पर आधारित विभिन्नता, दूसरा बुद्धि स्तर पर आधारित विभिन्नता, तीसरा उपलब्धि में भिन्नता, चौथा व्यक्तित्व की भिन्नता, पाँचवां संवेगात्मक भिन्नता, छठवां गत्यात्मक योग्यता में भिन्नता, सातवां है रुचि, और रुचि का संभाव्य मनो शारीरिक कारणों से होता है। संबंध जो होता है रुचि का मनो शारीरिक कारणों से होता है, अर्थात रुचि पर वंशानुक्रम व वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है और ये जन्मजात अर्जित होती है। दोनों प्रकार की होती है, ये जन्म से भी हो सकती है, इसको अर्जित भी किया जा सकता है। आठवां है अभिरुचि या अभियोग्यता या अभिक्षमता, एप्टीट्यूड जिसको हम कहते हैं, तो ये जन्मजात योग्यता होती है, इसके द्वारा बालक के बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है। अभिरुचि का संबंध संपूर्ण व्यक्तित्व होता है, जबकि रुचि का जो संबंध होता है केवल व्यक्तित्व का एक पहलू होती है। अभिवृत्ति या मनोवृत्ति या एटीट्यूड क्या होता है? तो अभिवृत्ति पर मुख्य रूप से सामाजिक वातावरण का प्रभाव पड़ता है और अभिवृत्ति जो होती है एक अर्जित गुण होती है। व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? पहला है वंशानुक्रम और दूसरा है वातावरण। तो वातावरण को भी प्रभावित करने में काफ़ी कारक होते हैं, जैसे पारिवारिक वातावरण, विद्यालय वातावरण, सामाजिक वातावरण, सांस्कृतिक वातावरण जिसमें धार्मिक, संस्कृति, भाषा, रहन सहन, खान पान आदि आते हैं। पाँचवा है मनोवैज्ञानिक वातावरण, भौगोलिक वातावरण, शहरी व ग्रामीण वातावरण, जाति व देश, लिंग भेद, शिक्षा, आयु, बुद्धि, आर्थिक स्थिति, ये सभी प्रभावित करते हैं। विविध अधिगमकर्ताओं की बात करते हैं हम यहाँ पर। पहला विशिष्ट बालक क्या होता है? तो मनोवैज्ञानिक विचारधारा के अनुसार प्रत्येक बालक विशिष्ट होता है। दूसरे शब्दों में जो बालक औसत दर्जे के बालकों से भिन्न होते हैं वो विशिष्ट बालक कहलाते हैं। ऐसे बालक सामान्य दर्जे के बालकों से या तो बहुत आगे निकल जाते हैं या फिर पीछे रह जाते हैं। विशिष्ट बालकों को प्रकार की बात करते हैं तो पहला बच्चा देखिएगा कौन सा है? प्रतिभाशाली बच्चा या बालक। जो क्रो एंड क्रो के अनुसार प्रतिभाशाली बालक दो प्रकार के होते हैं। पहला है वे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 130 से अधिक होती है, और दूसरे वे बालक जो प्रतिभाशाली बालकों की श्रेणी में आते तो हैं, जो किसी विशेष क्षेत्र या कला, खेल, नृत्य, संगीत आदि में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताओं की बात करते हैं तो देखिए उनमें निम्न गुण पाए जाते हैं। या सकारात्मक सोच होती है, मानसिक रूप से स्वस्थ हो सकते हैं, सहनशीलता, धैर्यवान, आत्मसम्मान के साथ दूसरों का सम्मान करने वाले होते हैं, अधिक स्वस्थ रहते हैं, कठिन विषयों में रुचि रखते हैं, विद्यालय जाने से पहले पढ़ते लिखते हैं, अमूर्त प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है, नेतृत्व क्षमता होती है और उत्तरदायित्व की क्षमता आदि जैसे गुण पाए जाते हैं प्रतिभाशाली बालकों के अंदर। अब बात करते हैं शिक्षा व्यवस्था की। तो तीव्र प्रोन्नति, शिक्षा व्यवस्था में तीव्र प्रोन्नति होनी चाहिए, त्वरित प्रक्रिया होनी चाहिए,
संवर्धन होना चाहिए, विस्तृत पाठ्यक्रम होना चाहिए। निगमन, ह्यूरिस्टिक, प्रोजेक्ट, प्रयोगशाला आदि विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। पृथक कक्षाओं की व्यवस्था होनी चाहिए। अनुभवी शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए। पुस्तकालय की सुविधा होनी चाहिए। नेतृत्व का प्रशिक्षण होना चाहिए और कभी कभी कक्षा में पढ़ाने के अवसर भी प्रदान उन्हें करना चाहिए। पिछड़े बालक कैसे होते हैं? प्रतिभाशाली बालकों के बाद, विशिष्ट बालकों के बाद में आते हैं पिछड़े हुए बालक, जो शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े होते हैं। तो वार्टन हॉल ने बताया कि सामान्यतः पिछड़े बालक वे होते हैं जिनकी शैक्षिक उपलब्धि उनकी स्वाभाविक योग्यताओं से कम होती है। वर्ट के अनुसार पिछड़े बालक वे होते हैं जो अपनी आयु स्तर की कक्षा से एक सीढ़ी नीचे की कक्षा का कार्य करने में भी असमर्थ होते हैं। एक पिछड़ा बालक मंद बुद्धि ही होगा ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि एक प्रतिभाशाली बालक भी पिछड़ा नहीं हो सकता, इसकी कोई गारंटी भी नहीं है, ये इन्होंने बताया। पिछड़ेपन के प्रकार की बात करते हैं तो पहला है सामान्य पिछड़ापन। तो इसमें बालक अपने पाठ्यक्रम के सभी विषयों में कमज़ोर होता है। दूसरा है विशिष्ट पिछड़ापन, यदि बालक को अपने पाठ्यक्रम के एक या दो विषयों में कमज़ोर होता है। नोट की बात रखें, पिछड़ेपन का उपचार किया जा सकता है। एक ही चीज़ याद रखें कि पिछड़ेपन का उपचार किया जा सकता है। शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं अब यहाँ पर हम आगे, कि पिछड़ेपन के कारण जो जानने व उसे दूर करना अर्थात निदान करना व उपचार करना चाहिए। मनोचिकित्सकों की सहायता लेनी चाहिए। समय समय पर बालक के स्वास्थ्य की जांच करवानी चाहिए। अब ये शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के कार्य है। वातावरणीय कारकों पर नियंत्रण करना चाहिए। पारिवारिक वातावरण में सुधार लाना चाहिए। गलत संगतियों से दूर रहना चाहिए या दूर करना चाहिए। व्यक्तित्व पर ध्यान देना चाहिए व्यक्तिगत तरीके से। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है बाल अपराधी में समस्यात्मक बालक या व्यक्तित्व विकार वाले बालक कौन से होते हैं। तीसरा पॉइंट है अपना पर्सनैलिटी का। जो बालक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति समाज के द्वारा अमान्य व्यवहार के अनुसार करते हैं बाल अपराधी कहलाते हैं। अर्थात सामाजिक नियमों का उल्लंघन करके समाज विरोधी तरीके से किया जाने वाला कार्य बाल अपराध कहलाता है। 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के द्वारा किया जाने वाला बाल अपराध कहलाता है। जो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे होते हैं उनके द्वारा किया जाने वाला अपराध होता है वो बाल अपराध कहलाता है। और बाल अपराध की विशेषताएं कौन कौन सी है? ऐसे बालकों की जो शारीरिक संरचना होती है वो आयताकार होती है तथा ये हष्ट-पुष्ट मांसपेशियों वाले होते हैं। ऐसे बालक संदेही, अपारंपरिक, विद्रोही, आक्रामक व विध्वंसात्मक होते हैं। ऐसे बालक सत्ता के विरोधी, सत्ता के आगे न झुकने वाले व शत्रुतापूर्ण भाव रखने वाले होते हैं। बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले होते हैं। ऐसे बालकों में स्नेह का अभाव पाया जाता है तथा माता पिता के नैतिक मापदंड इन्हें निर्देशित नहीं कर पाते हैं। बाल अपराधी कृत्य या कार्य कौन कौन से हैं? तो याद रखें, शिक्षा में बाधा उत्पन्न करने वाले, विद्यालय से भाग जाना, तो ये बाल अपराधी कार्य हैं। कौन कौन से? शिक्षा में बाधा उत्पन्न करना, विद्यालय से भाग जाना, कक्षा में जानबूझकर देरी से आना, गृह कार्य नहीं करना, क्रोध व झगड़ा करना, छोटे बालकों को तंग करना, कक्षा में चिड़चिड़ापन रखना, विद्यालय की सामग्री को नुकसान पहुंचाना, विद्यालय की कार्य प्रणालियों के प्रति असंतोष व्यक्त करना, निरुद्देश्य भटकना, चोरी करना, भूल करना, धोखाधड़ी करना, मादक पदार्थों का सेवन करना, जुआ खेलना, हत्या करना व अन्य असामाजिक नैतिक कार्य बाल अपराध कार्य कहलाते हैं। बात करते हैं शिक्षा व्यवस्था की आगे। तो इस प्रकार के बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था कैसे करनी चाहिए बाल अपराध के लिए? तो मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करें पहले, जिम्मेदारी के कार्यों में व्यस्त रखना, मनोरंजन उचित व्यवस्था करें, उनके लिए उचित उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए। ऐसे बालकों के दोषों को बार बार उजागर नहीं करना चाहिए, उनके अच्छे कार्यों की प्रशंसा करनी चाहिए और बाल सुधार गृह की स्थापना भी करनी चाहिए। विकलांग बालक, विकलांग बालक कैसे होते हैं? जो मानसिक रूप से विकलांग हो सकते हैं या शारीरिक रूप से विकलांग हो सकते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। मानसिक रूप से विकलांग बालक या मंद बुद्धि के बालक, धीमी गति से सीखने वाले बालक, मानसिक रूप से पिछड़े बालक, मंदित मना बुद्धि या विमंदित बालक कैसे होते हैं? तो मंद बुद्धि के बालक अपनी मानसिक योग्यता का प्रयोग करने की दृष्टि से इसी प्रकार अपंग व बेबस होते हैं जिस प्रकार शारीरिक रूप से विकलांग बालक अपंग व बेबस होता है। ऐसे बालक अपने विकास काल में चलना, बोलना व अन्य
व्यवहार करना धीमी गति से सीखते हैं। अवधान अर्थात ध्यान केंद्रित करने की क्षमता सीमित होती है उनमें। तार्किक चिंतन करने में असमर्थ होते हैं। जिज्ञासा प्रवृत्ति नहीं पाई जाती। दूसरों पर निर्भर रहते हैं। असफलता का भय पाया जाता है उनमें। हीन भावना के शिकार होते हैं। उत्तरदायित्व की क्षमता सीमित होती है। एल.एस. पेनरोज ने अपनी पुस्तक बायोलॉजी ऑफ मेंटल डिफेक्ट के अंतर्गत 4 प्रकार की मानसिक दुर्बलताओं का वर्णन किया था। जरा हम उनको पढ़ते हैं। पहले ये मंगोलिज्म, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखें। इन मानसिक दुर्बलताओं का वर्णन हम कर रहे हैं। पहले ये मंगोलिज्म, यह मानसिक दुर्बलता सर्वाधिक पाई जाती है। इस दुर्बलता से ग्रसित बालकों की शारीरिक बनावट मंगोल जाति के लोगों से मिलती जुलती रहती है। मुखमंडल पर तीखापन होता है। आंखें बादाम की तरह होती है। होठ पतले, पलकें मोटी और गर्दन छोटी होती है। वो मंगोलिज्म प्रकार के बच्चे होते हैं। इनका बौद्धिक जो स्तर होता है वो 25 से कम, अर्थात बिल्कुल जड़ बुद्धि के लोग होते हैं। उसके बाद दूसरा प्रकार बताया क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म, तो इस मानसिक दुर्बलता से ग्रसित बालकों की शारीरिक बुद्धि रुक जाती है, वृद्धि होती है, वो रुक जाती है, अर्थात वो बौने रह जाते हैं। इनकी लंबाई अधिक से अधिक 3 फुट की होती है। इनका धड़ हाथ पैरों की अपेक्षा बड़ा होता है। धड़ जो होता है हाथ पैरों की अपेक्षा बड़ा होता है। त्वचा ऊपर से रूखी होती है। शरीर के अंदर पर्याप्त चर्बी होती है। और इनका बौद्धिक स्तर जो होता है 25 से 50 IQ के बीच में होती है, जिसे मूढ़ बुद्धि के लोग होते हैं। तीसरा है माइक्रोशिफोली। माइक्रोशिफोली, तो देखिए इस मानसिक दुर्बलता से ग्रसित बालकों का जो शरीर का आकार होता है वह छोटा होता है। सिर की परिधि अधिक से अधिक 17 इंच की होती है। चौथा है हाइड्रोशिफोली, तो इस मानसिक दुर्बलता से ग्रस्त बालकों के सिर का जो आकार होता है सिर की परिधि से लगभग 28 इंच होती है सिर की परिधि। इनके लिए शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो पृथक्करण की व्यवस्था करनी चाहिए। मानसिक स्तर के अनुरूप पाठ्यक्रम करना चाहिए। विशिष्ट शिक्षण विधियों का उन्हें प्रयोग करवाना चाहिए। मॉन्टेसरी पद्धति का प्रयोग, याद रखें आप लोग, इन बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। मूर्त रूप से उन्हें पढ़ाना चाहिए। हस्तकला की शिक्षा देनी चाहिए और अध्ययन की गति धीमी रखी जानी चाहिए और पाठ्यक्रम को बार बार दोहराना चाहिए। अब बात करते हैं, अगला चौथा पॉइंट आता है हमारा व्यक्तित्व के अंतर्गत शारीरिक रूप से विकलांग बालक और शारीरिक रूप से अक्षम बालक कौन कौन से हैं। अब हमने मानसिक रूप से पढ़े, अब बात करते हैं शारीरिक रूप से विकलांग बालक कैसे हैं। तो दिव्यांग बालक पहले होते हैं दिव्यांग बालक। तो क्रो एंड क्रो के अनुसार दिव्यांग बालकों की परिभाषा यह है कि ऐसे बालक जिनका शारीरिक दोष उन्हें असाधारण क्रियाओं में भाग लेने से रोकता है वो शारीरिक असक्षम बालक कहलाते हैं। शारीरिक रूप से विकलांग बालकों के प्रकार की बात करते हैं तो पहले आते हैं अपंग व हरकत विकलांग बालक, हैंडीकैप्ड और लियोमेटर चिल्ड्रन। इनमें दूसरे प्रकार के हैं अंधे व अर्ध अंधे, बहरे व अर्धबहरे, वाणी दोष वाले बच्चे और अत्यधिक कोमल व निर्बल बालक या नाजुक बालक। इनके लिए शिक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें तो देखिएगा, इन निःशक्त बालकों के लिए पूरे समय समावेशी शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। तो ऐसे प्रकार के बच्चों को समावेशी शिक्षा के बारे में बताना चाहिए। ऐसे बालकों के लिए कार्यवाही उन्मुख कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए। अपंग व हरकत विकलांग बालकों में आत्मविश्वास की भावना जागृत करनी चाहिए। अंधे व गुंडे बहरे बालकों के लिए पृथक विद्यालयों की स्थापना होनी चाहिए। अंधे बालकों के लिए ब्रेल लिपि की व्यवस्था होनी चाहिए। अंधे बालकों को संगीत व हस्तकला की शिक्षा देनी चाहिए। अर्ध अंधे बालकों को किसी भी सामान्य कक्षा में आगे बिठाना चाहिए और प्रकाश की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। बड़े प्रिंट या व चित्रों वाली पुस्तकों की व्यवस्था उन्हें करनी चाहिए तथा शिक्षक को शामपट्ट पर बड़े आकार वाले शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। और मूक बधिर बालकों के लिए बात करते हैं तो ओष्ठ लिपि या सांकेतिक भाषा का प्रयोग करें। अर्धबहरे बालकों को आगे बिठाना चाहिए और बोलते समय शिक्षक का जो स्वर ऊंचा व स्पष्ट होना चाहिए। बहरेपन की जांच जो होती है डेसिबल के द्वारा करके भाषा चिन्ह विधि का बहरे बच्चों के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए। वाणी दोष वाले बालकों का उपहास कभी नहीं उड़ाना चाहिए। ऐसे बालकों को सही बोलने का अभ्यास भी कराना चाहिए।
अत्यधिक कोमल व निर्बल बालकों के संतुलित आहार की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसे बालकों को चिकित्सा देखरेख के आधार पर की जानी चाहिए। नोट में याद रखें, भारतीय पुनर्वास परिषद ये विकलांग बालकों के लिए पुनर्वास के क्षेत्र में प्रशिक्षण नीतियों व कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करती है। बात करते हैं वंचित व अलावान्वित बालक कैसे होते हैं। तो जो बालक समुदाय के सामाजिक व आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग से जुड़े होते हैं वो विद्यालय रूप से सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं, वंचित व अलावान्वित बालक कहलाते हैं। ऐसे बालकों में दूर दराज में रहने वाले ग्रामीण तथा कच्ची बस्ती में रहने वाले बालक भी शामिल होते हैं, जो गैर सुविधा युक्त विद्यालयों में अध्ययन करते हैं। ऐसे बालकों में निम्न शैक्षिक स्तर पाया जाता है, अल्प भाषात्मक विकास होता है, निम्न अभिव्यक्ति स्तर पाया जाता है, सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव होता है, बाहरी दुनिया में होने वाले परिवर्तनों के प्रति अनभिज्ञ होते हैं, सृजनशीलता को पोषित करने के अवसर उन्हें नहीं मिल पाते हैं। सृजनात्मक का प्रारंभ बाल्यावस्था से और 30 वर्ष की अवस्था तक होता है, जो उसकी चरम उत्कर्ष सीमा कहलाती है। अब इनके लिए शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं। तो देखिए, हस्तक्षेपण के द्वारा ऐसे बालकों में सुधार किया जाना चाहिए। शिक्षकों को आगे बढ़कर ऐसे बालकों की सहायता करनी चाहिए। ऐसे बालकों में आत्मविश्वास की भावना जागृत करनी चाहिए। भाषा संवर्धन कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए। ऐसी भावना जागृत करनी चाहिए कि वे अन्य बालकों के समान भी स्वर्णिम भविष्य की ओर अग्रसित हो सकते हैं। अब सृजनशील बालक कैसे होते हैं? ये दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो वो जन्मजात होते हैं या फिर अपने ज्ञान को इस संसार से अर्जित करते हैं। सृजनशील बालक होते हैं तो जो बालक स्वयं की प्रेरणा या नए विचारों या भावनाओं के साथ किसी नई वस्तु का सृजन करते हैं, उन्हें सृजनशील बालक कहते हैं। सृजनशील बालक ऐसे बालकों की अनेक विशेषता होती है, जैसे कल्पनाशीलता, मौलिकता, नवीन व उपयोगी चीज़ों का निर्माण करते हैं, संवेदनशीलता, नमनीयता, लोचशीलता, यानी एक बिंदु के तुरंत बाद दूसरे बिंदु की ओर उनका ध्यान चला जाए तो लोचनशीलता होती है, निरंतरता, धारा प्रवाहिता, कंटिन्यूटी उनके अंतर्गत रहती है, विस्तारणता, जिज्ञासा, कार्य में निष्ठा और समस्या समाधान की योग्यता, दृढ़ निश्चयी होते हैं, जोखिम उठाने को बहुत ज़्यादा उत्सुक होते हैं। अब सृजनात्मकता का स्वरूप कैसा है जरा देखिए। सृजनात्मकता जन्मजात व अर्जित होती है, यह सार्वभौमिक होती है। यह सृजनात्मकता की विशेषता है। तीसरा पॉइंट है कि सृजनात्मकता का विकास बाल्यावस्था से प्रारंभ हो जाता है तथा 30 वर्ष की आयु तक सृजनात्मकता अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है। चौथी विशेषता है कि जिन बालकों को उचित वातावरण में आवश्यक संसाधन नहीं मिल पाते हैं, उनकी सृजनात्मकता का दमन हो जाता है। अधिक नियंत्रण व कठोर अनुशासन में रखने से भी उन बालकों की सृजनात्मकता का दमन हो जाता है। सृजनात्मकता व बुद्धि में सकारात्मक संबंध होता है। औसत से अधिक बुद्धि वाला कोई भी बालक सृजनशील हो सकता है। सृजनात्मकता अपचारी चिंतन पर आधारित होती है, जबकि बुद्धि अभिसारी चिंतन पर आधारित होती है। अभिसारी व अपसारी शब्दों का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? याद रख लें आप लोग, गिलफोर्ड साहब ने किया। ये नोट में याद रख लें कि अपसारी व अभिसारी शब्दों का सर्वप्रथम प्रयोग गिलफोर्ड के द्वारा किया गया। सृजनात्मकता का मापन कैसे किया जाता है? तो देखिए, सृजनात्मकता को मापने का प्रमुख प्रयास गिलफोर्ड ने किया और इनके अलावा गेटजेल, जैक्सन व टॉरेंस आदि के द्वारा भी सृजनात्मकता परीक्षणों का निर्माण किया गया। भारत में बाकर मेहंदी व पासी के द्वारा महत्वपूर्ण सृजनात्मकता परीक्षणों का निर्माण किया गया। इन परीक्षणों के माध्यम से कल्पनाशीलता, मौलिकता, लोचनशीलता, धारा प्रवाहिता, विस्तारण व आदि विशेषताओं का मापन किया जाता है और ये विशेषता मुख्य रूप से गिलफोर्ड के द्वारा बनाई गई। इन बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो सृजनात्मकता के विकास के प्रति बालकों को पूर्ण स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। कक्ष का वातावरण अधिकार व दबाव से मुक्त व प्रजातांत्रिक होना चाहिए। बालकों को उचित वातावरण में आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए। बालकों की कल्पनाशीलता को सकारात्मक रूप से देखना चाहिए। सृजनात्मकता के विकास के लिए विचार आवेश व मस्तिष्क उद्दीलन, मस्तिष्क विप्लव, ब्रेन स्टॉर्मिंग जैसी व्यूह रचना की व्यवस्था उन्हें करनी चाहिए। विद्यालय में प्रोजेक्ट कार्य, सामूहिक दायिक विकास कार्यक्रमों में भागीदारी, समाज उपयोगी उत्पादन कार्यक्रम, शैक्षिक भ्रमण व विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता
प्रतियोगिताओं के माध्यम से बालकों को सृजनात्मकता अभिव्यक्ति के अवसर दिए जाने चाहिए। अब बाल विकास के आधार की बात करते हैं। तो कौन कौन से आधार है? पहला है संवेदना। जब एक नवजात शिशु किसी तेज आवाज़ को सुनकर के चौंक जाता है अर्थात उत्तेजित हो जाता है तो उसे हम संवेदना कहते हैं। संवेदना में उत्तेजना का आभास होता है और एक मानसिक क्रिया होती है जो ज्ञान की पहली सीढ़ी मानी जाती है, संवेदना। दूसरी बात करते हैं प्रत्यक्षीकरण की। जब शिशु किसी तेज आवाज़ को सुनकर के यह जानने लगता है कि आवाज़ किसकी है, कहाँ से आ रही है, तो उसे हम प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। और ये ज्ञान की दूसरी सीढ़ी है। प्रत्यक्षीकरण का पूर्व अनुभव से संबंध होता है। संवेदना प्लस का अर्थ होता है प्रत्यक्षीकरण। संवेदना प्लस विचार का अर्थ भी क्या होता है? प्रत्यक्षीकरण। बात करते हैं तीसरा पॉइंट है संप्रत्यय निर्माण, कंसेप्ट डेवलपमेंट। थोड़ा बड़ा होने पर जब शिशु चलकर पक्षियों के झुंड के पास पहुंच जाता है और जोर से ताली बजाता है तो सारे पक्षी उड़ जाते हैं। यहीं से बालक के मस्तिष्क में संप्रत्यय का निर्माण होता है, ये पक्षी उड़ते हैं। धीरे धीरे बालकों में रंग संप्रत्यय, आकार संप्रत्यय, भार संप्रत्यय, सौंदर्य संप्रत्यय, समय संप्रत्यय आदि का निर्माण होने लगता है। चौथा पॉइंट है आत्म संप्रत्यय, सेल्फ कंसेप्ट। सर्वप्रथम आत्म संप्रत्यय की अवधारणा का प्रस्तुतिकरण किसने किया? विलियम जेम्स ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के अंतर्गत। ये याद रख लें आप लोग कि भाई सबसे पहले आत्म प्रत्यय जो है, आत्म संप्रत्यय, उसकी अवधारणा किसने प्रस्तुत की? विलियम जेम्स ने। किसमें की? अपनी पुस्तक थी प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, उसमें की थी। आत्म संप्रत्यय किशोर अवस्था की विशेषता है तथा एक विकसित व्यक्तित्व की पहचान है। आत्म संप्रत्यय में व्यक्ति अपने बारे में जानता है, समझता है, विचार करता है और अपनी अच्छाइयाँ, बुराइयाँ व शक्तियाँ, दुर्बलताओं, सफलता व असफलता को जानना, पहचानना, आकलन करना ही आत्म संप्रत्यय है। तो दोस्तों आज की हमारी ये चौथी यूनिट कंप्लीट होती है। ठीक है, हम अगली 5वीं यूनिट के बारे में बात करते हैं। तब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें एक बार यदि आपको अच्छा लग रहा है तो। 5 यूनिट के बारे में हम आपको कंप्लीट बताएंगे साइकोलॉजी, और सभी प्रकार की क्लासेस जो है राजस्थान के अंतर्गत या देश में चल रही हैं उनके नोट्स हम आपको उपलब्ध करवाएंगे। टेलीग्राम लिंक से जुड़िएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक की PDF मिलेगी, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक करें चैनल को सभी भैया बहन जी मिल करके। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।